गणना कराई थी यहाँ पे, उसमें सेक्स रेशियो जो है 914 था प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या, और अभी आपकी ओर से जो SIR हुआ है तो उसमें ये संख्या घट गई है। तो क्या महिलाओं के नाम कटे हैं ज़्यादा या फिर जुड़ नहीं पाए हैं प्रॉपर? इसमें जो अंतर है इसमें क्या वजह है? सर ब्रजकिशोर दुबे, सर ब्रजकिशोर दुबे, प्लीज अभी आंसर लीजिए, फिर नेक्स्ट राउंड में सर एक सवाल ले लिया जाए। आते हैं हम, नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले 17C के बारे में बतलाना चाहूंगा, मॉक पोल और 17C। हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान होने से पहले एक मॉक पोल होता है, और मॉक पोल में प्रत्याशियों द्वारा नामित पोलिंग एजेंट्स के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट, ईवीएम में पोलिंग की जाती है और वीवीपैट से उसका मिलान किया जाता है। मॉक पोल करना आवश्यक होता है जिससे कि पारदर्शिता का अनुभव हमारे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स भी कर सकें। इसीलिए आपके माध्यम से ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार के आगामी चुनावों में जो प्रत्याशी खड़े हों वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट्स ज़रूर नामित करें। इसी तरीके से जब मतदान पूर्ण हो जाता है तो कानून के अंतर्गत उस समय जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में देखते हैं कि टोटल कितने वोट पड़े, और वो फॉर्म 17C में भरने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स को देते हैं जो कि वहाँ उपस्थित होते हैं। तो आपके माध्यम से आगामी प्रत्याशियों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पोलिंग एजेंट्स को मतदान शुरू होने से पहले पहुँचें, मॉक पोल अपने आंखों के सामने देखें, और उसी तरीके से मतदान पूर्ण होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना फॉर्म 17C लेकर आएं। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है, तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार शून्य लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 1,60,000 से भी ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का यह कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए वो न्याय संगत नहीं है। एक और विषय आया कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 को, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए, और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियां आईं, और अगर आई भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी, शायद क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है। 1 सितंबर के बाद
नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ERO लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी है। जहां तक खर्च की लिमिट की बात है, किए जा चुके हैं। हर जिले में एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है, जो कि राजस्व सर्विसेज से होंगे और वो एक्सपेंडिचर का लेखा ब्यौरा रखेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप कैसे भी प्रत्याशी हों, कमीशन के निर्देशों के अनुसार जो भी प्रक्रिया का पालन करना है, आपको अखबार में बताना है या पब्लिक को बताना है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो बताना अनिवार्य है। SIR की प्रक्रिया पर हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही जरूर गई, लेकिन एक ये बात भी सत्य है कि बिहार के लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने इसका स्वागत भी किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं। नेक्स्ट इधर दीजिए, वो पीछे दीजिए। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में SIR के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर ID बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR किया गया है। तो 2 सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? थैंक यू। इधर दीजिए। ब्रजकिशोर दुबे, दैनिक भास्कर से। सर, हमारा ये 2 पॉइंट पर सवाल है कि SIR के दौरान विदेशी मतदाता कितने मिले बिहार में। दूसरा सवाल है सर कि इसमें कि कब तक और कितने लोगों को वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैडम वो पीछे दीजिए। गुड आफ्टरनून प्लीज Good afternoon, देखिए, विल कम टू यू प्लीज। गुड आफ्टरनून गणेश जी, मैं प्रभाकर कुमार हूँ NDTV न्यूज़ चैनल से। मेरे 2 सवाल हैं छोटे से। पहला तो एक पॉलिटिकल गुट ने आपसे एक फेज़ में चुनाव की बात की है, उसके अपने रीज़न दिए उन्होंने, और दूसरों ने 2 फेज़ में बात की है। उस पर इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है? दूसरा, एक पर्टिकुलर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे निवेदन किया है कि महिलाओं को बुर्का में चुनाव बूथ पे ना जाने दिया जाए, अगर वो जाएँ तो उन्हें उनका बुर्का हटा के चेक करना चाहिए। ऐसी आपके पास रिक्वेस्ट आई थी कल आपकी मीटिंग में। तो क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इस पर हम चुनाव आयोग क्या सोचता है वो जानना चाहेंगे। विल कम टू ये इधर दीजिए। अनिर्बान फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। सर, 2 सवाल है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें आधार कार्ड को लागू करने के लिए कहा गया है अमंग द 11 डॉक्यूमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम द 11 डॉक्यूमेंट्स। ये क्या इलेक्शन कमीशन जब पैन इंडिया SIR करेगी तो आधार विल बी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड? एंड few political parties have also demanded that 3.66 lakh people deleted from the final rolls, they should be published in the public domain. So will the commission do it? वो पीछे दे दीजिए, पीछे वो हाथ खड़ा किया। मैं प्रशांत झा हूँ, जी न्यूज़ से। मेरा एक सवाल है कि सकरा एक विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर में, वहाँ एक गांव है मोहनपुर कटेसर। पूरा गांव हिंदू का है और उस पूरे गांव में लगभग 100 मुस्लिमों के नाम जोड़ दिए गए। जब ड्राफ्ट सूची आपकी आई थी उस समय वहाँ के लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद जब फाइनल रोल आया है, फाइनल आपकी मतदाता सूची आई है, उसमें भी इसको सुधारा नहीं गया है और गांव के लोग परेशान हैं कि क्या उनके घर मुस्लिम ले जाएंगे। सर, विल कम टू बैक, विल नेक्स्ट राउंड प्लीज। सर, जैसा कि
हमने आपको नई पहलों में बताया था, वोटर कार्ड, जिन लोगों के वोटर कार्ड में नाम होता है, उम्र होती है, पता होता है, तो जिन लोगों के वोटर कार्ड की एंट्रीज में परिवर्तन होगा, उन वोटर कार्ड्स को सूची फाइनल होने के 15 दिन के भीतर भिजवा दिया जाएगा। जहां तक 1, 2 या 3 फेज चुनावों की बात है, हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आधार, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, भरा था कि नहीं? तो इन्यूमरेशन फॉर्म में ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड मांगा था। आधार एक्ट के तहत भी और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 26 के तहत भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अगर अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद अगर आपने डाउनलोड किया हो, तो आधार कार्ड स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और आधार एक्ट के तहत आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है और न नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा और हम उस आदेशों का पालन भी कर रहे हैं कि आधार कार्ड लेना चाहिए। हम भी आधार कार्ड इन्यूमरेशन फॉर्म में भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, और जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो 12वां हो तो भी ठीक है। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कही है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग भारत में मतदाता सूची तैयार करता है, विधानसभा चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनाव के लिए भी। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी मतदाता की पात्रता की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, उस बूथ के आसपास का निवासी हो और 18 वर्ष के ऊपर। तो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का प्रमाण आधार नहीं होता। जिस इलाके में आप रहते हैं, जहां आपकी रिहाइश है, जो पता आपका आधार कार्ड में लिखा होता है, वो आधार एक्ट के अनुसार वो उसका प्रमाण नहीं होता। आधार एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार पहचान का प्रमाण है और पहचान भी आवश्यक है कि आप हैं, और आधार आवश्यक भी है पहचान के लिए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्टों के आदेशों के तहत और आधार एक्ट के तहत जो भी मतदाता अपना आधार देगा वो चुनाव आयोग स्वीकार करेगा। लेकिन पात्रता, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। जहाँ तक मोहनपुर गांव में एक विषय भाई ने रेज किया था, तो मैं सीईओ बिहार से कहना चाहूँगा कि इसकी जांच करवा लें कि इसकी सत्यता क्या है, और जो भी पारदर्शी तरीके से उस सत्यता का क्रियान्वयन हो सकता है उसको समय परिधि के भीतर कर दें, नॉमिनेशन के 10 दिन से पहले। एक और विषय आया कि कितने नाम कटे। जितने भी नाम कटे आप सबको पता है। हर ईआरओ ने जब अपनी विधानसभा की सूची शुद्ध की और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, और उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन का पीरियड रहा,
पूरे प्रदेश में लगभग पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं, और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। जहाँ तक इनकी सूचियों की बात है, आप सब ने देखा होगा कि जिला कलेक्टर के स्तर पर हर राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्षों को वह सूची सबके सामने खुले तौर पर उनके खुद के टेस्टिमोनियल से दे दी गई है, और आशा है कि वो लोग जांच करेंगे और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो कंसर्न ईआरओ को बतलाकर उसमें शुद्धिकरण करवाएंगे। जहाँ तक संख्या की बात है, हर ईआरओ और हर जिलाधिकारी ने सारी संख्याएं जो कटी हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी को दे दी हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी का विषय है कि जिस तरह से हमने ये निवेदन किया है कि आप हर पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट नामित करें, काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग एजेंट नामित करें, उसी तरीके से जो मतदाता सूची है उसका वो परीक्षण कर लें और कोई भी अगर त्रुटि है तो उसको बताएं। जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो कई एक जैसा से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। नेक्स्ट। जस्ट अ मिनट मैडम, नहीं ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ, प्लीज बैठिए। प्रणाम शहर में हर ईआरओ के पास से वो डेटा मिलता है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी ईआरओ की होती है, तो ये सवाल हर विधानसभा क्षेत्र में हर ईआरओ और हर जिले का हर जिला कलेक्टर जानता है। Since the commission has to take a flight right away, I think. प्रणाम शहर में रमन शुक्ला Thank you so much. से। अभी है ना, चलिए एक पाँच और। प्लीज अच्छा आप बताइए, काइंडली देखिए chaos मत, आप बताइए, आप बताइए। रमन शुक्ला दैनिक जागरण से। मैडम इस आपको दे दूँगी। हाँ जी, आप बताइए प्लीज। आप पे आते हैं, आप पे आते हैं, आता हूँ मैं आप पे। प्रणाम शहर में रमन शुक्ला दैनिक जागरण से। इस तरह तो कोई क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, आप आगे आके पूछिए प्लीज। हाँ, दे देंगे। आप अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम शहर में रमन शुक्ला दैनिक जागरण से। सवाल सर यह है कि क्या आपकी बात सभी मतदाताओं को बिहार में नया ईपिक दिया जाएगा? क्या जो 17 नवाचार आप कर रहे हैं उसमें ये शामिल है? सर हम लोग 40 वर्ष से नाम वोट दयाशंकर तिवारी इंडियन पंच से बोल रहे हैं। 40 वर्ष से हम वोट दे रहे हैं और देख रहे हैं कि इलेक्शन में सुधार। आज तक हम देख रहे हैं 40 वर्ष में कि धीरे धीरे आप लोग कह रहे हैं कि सुधार के और करप्शन बढ़ते जा रहा है। जितने अपराधी हैं वो जेल से छूट के आते हैं, 100 केस रहता है, 50 केस रहता है, नॉमिनेशन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, बाहुबली कहते हैं। अब वहाँ पर जो उनके क्षेत्र की जनता होगी उनके सामने किसी काम के लिए कैसे जाएगी? तो हमको तो नहीं लगता है कि 40 वर्ष में कोई सुधार हुआ है इलेक्शन में, तो आप लोगों को करना है। ठीक है जी, ठीक। सर वुड यू लाइक टू? आई थिंक या देखिए ऐसा है कि हमारी आपकी रूबरू तो आज हुई है और फिर भी चलती रहेगी, लेकिन समय परिधि फ्लाइट की वजह से भी है, तो जो आपके सवाल हैं उनका मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। जहाँ वोटर कार्ड में एंट्रीज़ की चेंजेस हैं, जैसे कि विवाह उपरांत कई बार महिलाओं के नाम बदल जाते हैं, या आपने अपने रिहाइश की जगह बदल ली है तो पता बदल जाता है, तो इस तरह के केसेस में नए वोटर कार्ड जारी होंगे। जहां तक जेल के अपराधियों की बात है, संविधान का अनुच्छेद 326 ये कहता है कि संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत अगर कोई भी अपराधी जिसकी लिमिट कानून द्वारा निर्धारित होती है, उसमें से कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए अलाउड होते हैं। अगर छोटा अपराध होता है और बड़ा होता है तो अलाउड नहीं होता है।
तो उस कानून के अनुपालन में ही चुनाव आयोग ये निर्धारित करता है कि कौन अब चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। एक विषय पूछा गया कि महिलाओं की संख्या के बारे में, तो जो इन्यूमरेशन का प्रोसेस है उसमें इन्यूमरेशन फॉर्म सभी को दिए गए, चाहे वो हमारी सम्मानित महिलाएं हों, चाहे वो हमारे सम्मानित पुरुष हों। और आज भी अभी भी अगर किसी भी मतदाता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उनका नाम या तो छूट गया है या अयोग्य किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया है, तो नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले अगर आप ईआरओ को फॉर्म 7 या फॉर्म 6 भरेंगे तो उसमें सुधार किए जाने की अभी भी गुंजाइश है। तो अगर आप परमिट करें तो हम निकल जाते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि इतने नंबर्स में आप